भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण चरणों में से एक आधुनिक भारत का इतिहास है। किरण कंपटीशन टाइम के बुक्स को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके बारे में हमने पढ़ने के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया है, ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह यही है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि सबसे पहले इसमें सारे फैक्ट्स को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये हम नॉलेज पर्पज़ से इस चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कॉम्पिटिशन पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो पढ़िए वह बहुत महत्वपूर्ण ही पढ़ना है, सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उनको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। आप चाहें तो उसके अतिरिक्त भी वीडियो पॉज करके बाकी और चीज़ों को भी देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब मुगल साम्राज्य था वह पतन हुआ, उसके कारण क्या थे वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। पर सामान्यतः समझ लीजिए कि आंतरिक कलह, उत्तराधिकार के युद्ध वगैरह हो गए, जैसे बाहरी शक्तियाँ आ गई, यूरोपियन शक्तियाँ वगैरह आ गई, तो ये इन सब ने मिलकर के जो कमज़ोर स्थिति थी मुगल की उसका फ़ायदा उठाया और कब्जा किया, ठीक है। इसमें अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वह अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है ना। उसके बाद के काल को हम उत्तर मुगल काल के रूप में जानते हैं। अगले फैक्ट्स में हम देखें मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन एक सामान्य जानकारी रख लीजिए, क्योंकि जब भी किसी का पतन होगा तो कुछ इन्हीं में से कई कारण कॉमन होंगे जो जिम्मेदार होंगे, जिसमें से दक्कन के सैन्य अभियानों पर जो औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा खर्च किया, अपनी उसकी राजपूत नीति, जिस प्रकार से अकबर राजपूतों को खुश करके रखना जानता था वह औरंगजेब नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसलिए उसको राजपूतों का जो सहयोग है वह नहीं मिला। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव, एक केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी था, ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, जजिया कर लगाना, मंदिरों को तोड़ना, ठीक है, और नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उत्तराधिकार के लिए युद्ध, औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। अब औरंगजेब की मृत्यु के समय आप देखिए तो मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे, 21 प्रांत थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आप उसके पुत्रों में देखिए तो मुअज्जम आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण उसका पुत्र मुअज्जम था। बाकी 3-4 के नाम आप मत पढ़िए, मुअज्जम रखिए, क्योंकि ये जो मुअज्जम है यही बाद में शाह आलम फर्स्ट के नाम से सत्ता पर काबिज होगा, ठीक है ना। इसका असली नाम मुअज्जम था। अगर आप देखें कि बहादुर शाह प्रथम जो है वह कौन था, तो देखिए 1707 से 1712 में बैठता है, शाह आलम फर्स्ट के नाम से बैठता है, वास्तविक नाम मुअज्जम था। अब देखिए औरंगजेब ने क्या किया था, तो उसने संभाजी के पुत्र साहू को कैद कर लिया था, तो इसने क्या कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बंदा बहादुर, अब बंदा बहादुर को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिखों के आपने 10 गुरु पढ़े, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने उसके बाद क्या बोला कि गुरुवाणी ही अब गुरु का कार्य करेगी, मतलब कोई नया गुरु अब नहीं आएगा। उसके बाद जो सिख धर्म में अगर किसी ने प्रचार प्रसार किया है तो वह बंदा बहादुर थे। तो गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर का नाम आता है, ठीक है ना। इसके बाद सिडनी ओवेन ने जो है तो बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। खफी खां ने उसे साहिब बेखबर भी कहने लगे। एक कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि किस मुगल बादशाह को साहिब खबर के नाम से जाना जाता है। आप लोग बड़े आराम से सिर्फ आप एक ही चीज़ को वहाँ पे उत्तर करेंगे, और वो है कि शाह आलम फर्स्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद आता है जहांदर शाह। ये जो इसकी क्रोनोलॉजी, ये जो समय है, इसको आप देख लीजिएगा। समय अगर आपको याद करना है तो मैं बहुत महत्वपूर्ण इन समयों को नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अब जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक है ना। इसके बेटे भी थे 3-4, आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, इसके लिए आप इन सब चीज़ों को मत देखिए, ठीक है ना। और जहांदर शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां ने कहा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यह टीजीटी पीजीटी और जो टीचर्स वगैरह के एग्जाम से उसमें महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर्स के एग्जाम उसमें देखिएगा, बाकी जगहों पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहांदर शाह पर उसकी जो प्रेमिका थी लाल कुंवरी का बहुत प्रभाव था, ठीक है ना। लाल कुंवरी, याद रखिएगा कि लाल कुंवरी का संबंध किससे था, जहांदर शाह से था, ठीक है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों में से एक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे का फैक्ट्स देखते देते हैं। तो जहांदार शाह ने
आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि तथा मालवा का सूबेदार बनाया। ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपने कई बार नाम सुना होगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, आपने कई बार नाम सुना होगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह का। मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे उसको जो मिर्ज़ा की उपाधि थी वह जहांदार शाह ने ही दी थी। ठीक है ना। इसके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के अब लंपट मूर्ख मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर के रूप में नाम, इसका उपनाम के रूप में जाना जाता है। फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा के सहयोग से मिला। याद रखिएगा, सैयद ब्रदर्स भी पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स भी एमपीपीएससी में पूछ सकता है या फिर आपको किसी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो सैयद ब्रदर्स में आप एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा रहेंगे, जो कि हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे ये दोनों। ठीक है ना। इनका काम क्या है कि जो उत्तर मुगल काल में कई सारे राजा हुए, मतलब जो बादशाह हुए, उनमें उनको बैठाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए, इस समय ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। ठीक है ना। अब तुरानी कौन थे? तो ये एशियाई मुल्क थे, मध्य एशियाई। ठीक है ना। मध्य एशिया वाला क्षेत्र, ये जो कजाकिस्तान तजाकिस्तान ये वाला एरिया, ये मध्य एशिया, यहाँ से तुरानी आए थे। ठीक है ना। ईरानी फारस और खुरासान से आए थे, तथा जो हिंदुस्तानी वाला जो है गुट, वो विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। ठीक है ना। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। चिनकिलिच खां यही हैदराबाद का बाद में संस्थापक बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। जो 1724 के आसपास एक स्थापना करेगा। ठीक है ना। इसको निजामुल मुल्क बोलते हैं। ठीक है ना। चिनकिलिच खां जिसको जिसको बोलते हैं निजामुल मुल्क। यहाँ पे निजामुल मुल्क के बारे में आपको मैं 3 चीज़ बता देता हूँ। एक आइनुल मुल्क नाम आता है, एक बुरहानुल मुल्क नाम आता है और एक निजामुल मुल्क नाम आता है। तीनों में अंतर यही समझ लीजिए, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। निजामुल मुल्क जब आएगा तो निजाम शब्द पकड़िए और उसमें हैदराबाद चले जाइएगा। ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। बुरहानुल मुल्क जब बात आए तो अवध की बात आएगी। जो सआदत खां था उसी का नाम बुरहानुल मुल्क था, तो अवध से बुरहानुल मुल्क को जोड़िएगा। और आइन मुल्क जो था वह वो था जो अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बहुत ज़्यादा बात मानता था और वो उसकी काफ़ी सलाह मानता था, तो आइनुल मुल्क का संबंध खिलजी से है। तो एक मोटा मोटी इसको आप रख लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिए 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखसियर के समय में हत्या कर दी गई। देखिए, इसके पहले जो शाह आलम वाला अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हुई, लेकिन बंदा बहादुर की मृत्यु किसके समय में हुई? तो फर्रुखसियर के समय में हुई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। दिल्ली की संधि नाम से भी कई बार चीज़ें प्रसिद्ध हैं, अगर मान लो कभी आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा विश्वनाथ से, ठीक है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से, ठीक है ना, की थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की थी। ठीक है ना। अब इसमें क्या था, तो जिसके तहत मुगल साम्राज्य में संप्रभुता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। मीर जुमला के शब्द, अब मीर जुमला क्या है? फर्रुखसियर के शासनकाल में मीर जुमला का बड़ा प्रभाव था, तो उसने इसीलिए बोला है कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आगे का फैक्ट्स है। ठीक है ना, मैं पढ़ भी देता हूँ कि सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र का समय पहले से पता चलने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1719 ईस्वी को फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। ठीक है ना। फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। ठीक है। इसके आगे देखिए, तो रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, रफ़ी-उद-दौला जो है वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है ना। अब इसके नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, लेकिन इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, रोशन अख्तर का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए, रफ़ी उशान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को
सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। चूंकि रोशन अख्तर का नाम अभी आगे फिर से आएगा, इसलिए मैंने इस फैक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, गणितकार मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद शाह के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी बोला जाता था, इसका वास्तविक नाम जो था वह रोशन अख्तर था। वो अगर आप देखिए 1719 से 1748 ईस्वी तक ये रहेगा। इसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। ये निजामुल मुल्क फिर से वही आ गया है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ये वही निजामुल मुल्क है, ठीक है ना, जो बाद में चिनकलिज खां और जो कि हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा, इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना। किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं की हत्या हुई? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई है, जिसको रोशन अख्तर भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद आइए 1724 ईस्वी में चिनकलिज खां ने दक्कन के स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की उसने स्थापना की, ठीक है ना। और मोहम्मद शाह ने उसको मान्यता दी। मान्यता क्यों मोहम्मद शाह दे रहा है? क्योंकि उसने सैयद बंधुओं की हत्या करी, ठीक है ना। और सैयद बंधुओं से सब परेशान थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि बादशाह था ही नहीं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा हर चीज़ में इन्फ्लुएंस करते थे, अपनी बातों को मनवाना, ठीक है। तो इस प्रकार से परेशान होकर के जब इसकी हत्या हुई, तो इसलिए उसने आसफ जाह की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि दी। किसको दी? इस चिनकलिज खां को दी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चिनकलिज खां को आसफ जाह इसीलिए जो ये जो निज़ाम वाला जो शासन था, जो 1724 में जो उसने वहाँ पे हैदराबाद राज्य की स्थापना की, उसको जो है आसफ जाही वंश भी वहाँ पे उसको नाम बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल, अब देखिए इसी विघटन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो जिसकी बात आई है कि उत्तर मुगल काल जो आया है जिसमें विघटन चालू होगा, तो यहाँ देखिए कैसे कैसे विघटन हो रहा है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध शहादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क, ठीक है, भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब में कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में, और फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र संस्था की स्थापना की। जो मैं आपसे बहुत देर से कह रहा हूँ वो यही है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को, कि यहीं पे देखिए अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग जो है तो वो स्थापनाएं होंगी राज्यों की, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। ये भी महत्वपूर्ण है कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने प्रतिबंधित किया? तो ये मोहम्मद शाह ने किया। इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738-39 ईस्वी के बीच में भारत पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स हैं, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मोहम्मद शाह किसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होगा? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में होगा, ठीक है। नादिर शाह था कहाँ का? तो ये फारस का था। कब आक्रमण होगा? तो 1739 ईस्वी में होगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, हाईलाइटेड नहीं है, ईरान का नेपोलियन नाम से भी नादिर शाह को जाना जाता है, ये उसका उपनाम था। 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध। अब देखिए नादिर शाह आक्रमण करेगा तो आक्रमण कहाँ होगा, किस स्थान पर हुआ? तो ये करनाल में हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये करनाल भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, करनाल के युद्ध में, ठीक है, मुगल सेना बुरी तरह पराजित होती है, ठीक है। अवध के नवाब शहादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो आप 50 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये शहादत खान कौन है? ये अवध का नवाब है, ठीक है, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, ठीक है। इसने नादिर शाह को सलाह दी कि आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना, जिसको हमारा बोलते हैं कि चुगलखोरी किया इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए है क्या इसके आगे कि अवध के नवाब शहादत खान से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की। अब कारण ये हुआ कि 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों के मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 लोगों के, गरीब लोगों का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली आक्रमण की देखिए योजना तो इसने बनवा दी, ठीक है ना, लेकिन अब जब उसने आक्रमण किया तो उसको मनचाहा परिणाम नहीं मिला। मनचाहा परिणाम ना मिलने के कारण अब उसका गुस्सा किस पर फूटेगा? तो वह अवध के नवाब शहादत खान पर फूटा, ठीक है ना। अवध के नवाब शहादत खान से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे ना दे पाने पर शहादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे
ठीक है ना, ये हाईलाइटेड भी है, ठीक है, कि अवध के नवाब शहादत खां से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे ना दे पाने पर शहादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है ना। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। प्रसिद्ध मुगल सिंहासन, जो राज सिंहासन था, तख्ते ताउस, ठीक है, शाहजहां द्वारा निर्मित जो था, ठीक है ना, ये तख्ते ताउस जो शाहजहां निर्मित था, ठीक है ना, और उसमें कोहिनूर हीरा जो लगा हुआ था, ठीक है ना, ये दोनों को वह अपने साथ ले गया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि नादिर शाह ने जकारिया खां को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक है भाई, नादिर शाह जब लौटने लगा तो उसने अपना प्रतिनिधि किसको, जकारिया खां को नियुक्त किया। इसके बाद है 1739 ईस्वी में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्ते ताउस कोहिनूर हीरे के साथ मुगल मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, भारत से वह वापस 1739 ईस्वी में गया। ठीक है ना, और 1747 में उसकी मृत्यु हुई। ये जरूरी फैक्ट नहीं है काम का, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद के ही शासनकाल में, ठीक है, मोहम्मद एक आक्रमण तो था ही, दूसरा आक्रमण भी चालू हो गया। कौन सा, कि नादिर शाह के उत्तराधिकारी, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, 1748 ईस्वी में भारत पर उसने आक्रमण किया। ठीक है, जिसको कि दुर्रे दुरानी या युग का मोती बोला गया है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कब किया, 1748 में। इसको दुर्रे दुरानी, युग का मोती भी कहा जाता है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अब इसके आगे देखते हैं कि नादिर शाह ने उसके बारे में कहा कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, इसके बाद उसने पंजाब में आक्रमण किया, असफल रहा। ठीक है, 49 में पंजाब में आक्रमण कर सूबेदार मोइनुल मुल्क को पराजित किया। यहाँ पे एक फैक्ट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मोइनुल मुल्क, तो जब अब्दाली आएगा तो मोइनुल मुल्क को पराजित करेगा। ठीक है ना, पंजाब पर आक्रमण करके, ठीक है, पंजाब पर आक्रमण कर मोइनुल मुल्क को पराजित करेगा। इसके बाद है मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंयम और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मोहम्मद शाह को रंगीला बोला गया है। अब इसके बाद आता है अहमद शाह। ठीक है, तो अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरगंज को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसके आगे देखते हैं। अब चूंकि ट्रांजिशन टाइम चल रहा था, ठीक है ना, मोहम्मद शाह की जो बादशाहत है वह जा रही थी और अहमद शाह की आ रही थी। अब्दाली के आक्रमण भी इसी समय लगातार जारी थे। तो अहमद शाह के समय में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। ये भी आता है कई बार कि अब्दाली ने भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय में किए। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे वो है अहमद शाह, ठीक है, किस समय में किए। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतरिम आक्रमण किया था। ठीक है, अब इसके बाद आइए, इसके बाद है अहमद शाह के समय में राजमाता ऊधम बाई। ठीक है ना, राजमाता ऊधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में हास्तिक हस्तक्षेप था। ठीक है ना, उसे बिल्ला-ए आजम की उपाधि प्राप्त थी, बिल्ला-ए आलम ये। ठीक है, राजमाता ऊधम बाई किसके शासनकाल की बात है, ये अहमद शाह के समय की बात है। अहमद शाह के समय में राजमाता ऊधम बाई, जिसको बिल्ला-ए आलम की उपाधि प्राप्त थी, ये इसका हस्तक्षेप था। देखिए, जैसे जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, और शिवाजी के प्रशासन में वो अपनी माता जीजाबाई की भी सुनते थे। अहमद शाह के समय में राजमाता ऊधम बाई का ही इसी प्रकार से वो था, योगदान था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से, तो ये आपके काम का फैक्टर नहीं है। आप फिर भी अगर आपको लग रहा है कि काम का है तो आप उसको जूम रोक के और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम उसके बाद इसके बाद आलमगीर द्वितीय आएगा। ठीक है ना, आलमगीर के बाद जो है तो अब आएगा शाह आलम द्वितीय। क्रोनोलॉजी इसका टाइम देख लीजिएगा, समय पीरियड जो भी इसका है ना, और उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चूँकि सब चीज़ें बताएंगे तो फिर बुक पूरी नहीं हो पाएगी। मेरा उद्देश्य है कि शॉर्ट एंड स्वीट 5-6 घंटों में इस पूरी बुक को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जिसके सारे फैक्ट्स मैंने निकाले हुए हैं ऑलरेडी। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी बादशाह हुए हैं, सबके उपनाम कुछ ना कुछ थे। ये सब ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है शाह आलम द्वितीय ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। ठीक है ना, ये जब कभी डिटेल में हम इसको भी देखेंगे, जब युद्ध को बक्सर युद्ध वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। ठीक है ना। देखो क्या हुआ, जब ये यहाँ से हार जाता है ना बक्सर के युद्ध में, ठीक है, 1764 की बात है। उसके बाद 1772 में महादजी सिंधिया ने, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि किसके सहयोग से शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बैठने का मौका मिला, तो इसका सही उत्तर होगा महादजी सिंधिया। ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय के समय पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय ही था जब उसके समय में दिल्ली पर फिर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ठीक है ना। फिर इसके बाद है शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय जो था वो आया। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय आया इसके बाद, ठीक है, उसको जफर उपनाम से वह शायरी करता था। ठीक है ना। तो इसलिए उसको जो है जफर उपनाम से शायरी किया करता था, इसलिए उसको जफर उसका उपनाम जोड़ते हैं। ठीक है ना। उसको जब 1857 की गिरफ्तार में उसको जब गिरफ्तारी की गई थी तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कहाँ भेजा गया था। ठीक है ना। तो वह रंगून में भेजा गया था। अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच निर्णायक पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय 1761 मुगल सम्राट कौन था। ठीक है। तो ये जो था वो आप देख सकते हैं, मुगल सम्राट ये था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। कब? 1761 की बात है। किसके किसके बीच में होगा? अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच में ये होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं सैयद बंधुओं को उत्तरोत्तर मुगल काल में शासक निर्माता की भूमिका प्राप्त थी। ठीक है। उन्होंने कुल 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया, कुल 6। इसलिए मैंने आपसे बोला था इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए इनको पढ़िएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला फैक्ट्स है वो देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने भी कुछ कहा है। ठीक है ना। क्या कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, बीपीएससी में भी कई बार आ सकता है, और अब कभी कभी एमपीपीएससी भी करता है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदुनाथ सरकार ने इसको जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ और ध्यान रखिएगा। एक शाहजहाँ द्वितीय है। ठीक है। रफ़ी-उद-दर्जात जो है वहाँ पे लिखा हुआ है शाहजहाँ द्वितीय को उसकी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। इसमें फिर इसके बाद नवीन स्वायत्त राज्यों की स्थापना की बात आती है, जिसमें अवध पहला आता है। मैंने पहले बताया 1722 ईस्वी में शहादत खां, जिसको बुरहानुल मुल्क बोलते हैं, ने उसकी स्थापना की। ठीक है ना। और शहादत खां ने बाद में आत्महत्या कर ली इसकी। ठीक है। मैंने आपसे बोला था ना आत्महत्या की थी, क्यों की थी, वो जो मैटर आया था। ठीक है ना, 1739 वाला। ठीक है। जब सलाह दिया था कि दिल्ली पर आक्रमण करो, और दिल्ली पर जब नहीं वो हुआ, तब जाके इसने इसके कारण इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, और बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। देखिए ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स ऐसे प्रश्न यूपीएससी पीएससी ये सब बहुत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है। सुजाउद्दौला जब 1761 की बात आएगी, ठीक है, मतलब 3 साल पहले पानीपत के युद्ध में, तो यह अब्दाली का साथ देगा। और लेकिन 64 में यह किसके साथ देगा, जो है वो बंगाल के नवाब का साथ देगा। ठीक है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इन्हीं की वाइफ थी बेगम हजरत महल थी। ठीक है ना। जिनको जो बाद में 1857 की क्रांति में भूमिका निर्वहन करेंगी। देखिए वाजिद अली से लेकर कि लास्ट टाइम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 1856। ठीक है। और 57 के बाद इनकी भूमिका आ जाएगी बेगम हजरत महल की, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है ताकि वो ना हो। हैदराबाद की बात करते हैं तो आसफ जाही वंश, मैंने बोला था आसफ जहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है ना। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, सैयद ब्रदर्स की हत्या में इनका योगदान था, इसलिए जो मोहम्मद शाह खुश होकर के इनको आसफ जहाँ की उपाधि दी, और इसीलिए आसफ जाही वंश बना। ठीक है। चिनकलिज खां निजामुल मुल्क 1724 ईस्वी में की बात है। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय इन्होंने अपना औरंगाबाद में बनाया हुआ था। ठीक है ना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की उपाधि, ये देखिए लिखा हुआ है नीचे। ठीक है। ये उधर आया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। सकूर खेड़ा का युद्ध की बात आती है तो यह चिनकलिज खां ने मुगल सूबेदार मुवारिज खां को पराजित किया था। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कठिन क्वेश्चंस में कभी कभी यूपीएससी वगैरह और यूपीएससी वगैरह लोग डालते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है हैदराबाद, जो है जिसने वेलेज अली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। आपको पता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ठीक है ना। सेम वही फैक्ट को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद है कर्नाटक की बात आती है तो सादुल्ला खां का नाम आएगा। ठीक है ना। अरकाट को ये अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है ना। फिर ये बस 2 ही फैक्ट है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। राजपूत की बात आएगी तो राजपूत में सबसे मेन मिर्जा राजा जयसिंह थे। ठीक है ना।
और इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना करी। ठीक है। फिर इसके बाद है राजा जयसिंह को मिर्ज़ा सवाई राजा के बाद जहांदर शाह ने, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मिर्ज़ा की उपाधि इनको दी गई थी, तो ये जहांदर शाह वही है जो लाल कुंवरी वाला के प्रभाव, लाल कुंवरी के उसमें प्रेम में इन्वॉल्व था। ठीक है ना। फिर इसके बाद अब ये जो इन्होंने वो बनाई जंतर मंतर और ये जो बने हुए हैं, तो ये कहाँ कहाँ हैं, तो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, बनारस। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब इनमें जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिसको खगोल शास्त्र संबंधी, तो जिज मोहम्मद शाही का संबंध किससे है, खगोल शास्त्र से है। ठीक है। भरतपुर की बात आती है। ठीक है। भरतपुर में जो है तो चूड़ामन और बदन सिंह ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये आपको पता है। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। ठीक है। रुहेलखंड की बात आती है। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने खाने की थी। ठीक है। फिर इसके बाद है मैसूर की बात आती है। तालीकोटा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये 1565 ईस्वी में, 23 जनवरी 1565, ये डेट भी महत्वपूर्ण है, ये इसको डेट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 23 जनवरी 1565, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ही फिर ये मैसूर राज्य बनेगा। ठीक है ना, जिसकी स्थापना वोडेयार करेगा। ठीक है। ये देखिए वोडेयार वंश आ गया। ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय, अंतिम शासक वोडेयार का कौन था, ठीक है, ये चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। फिर देखिए इसी मैसूर राज्य से संबंध किसका है, हैदर अली का है। ठीक है ना, हैदर अली। ठीक है। ये हैदर अली जो है वो डिंडीगुल का फौजदार बनता है। ठीक है ना, और इसी डिंडीगुल में, ठीक है, राजधानी, अच्छा, परिणाम स्वरूप हैदर अली को राजधानी की राजनीति में हस्तक्षेप कर नेंद्रराज और देवराज को राजनीति से संन्यास लेने की विवश कर दिया। ठीक है ना। और ठीक है, ये मैं मुख्य रूप से इस चीज़ को समझ लीजिए कि नेंज राज जो मैसूर राज्य के राजस्व और वित्त नियंत्रक था, ने हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को शुरू करने का अवसर दिया। ठीक है। मतलब ये मेन नेंज राज से ये काम के नहीं हैं आपके, बस ये थोड़ा सा बता रहा है कि हैदर अली की शुरुआत कैसे हुई। तो वह भाई एक सैनिक जीवन शुरू करता है, फौजदार बनता है। अब फिर जब इन लोगों ने इनको राजनीति संन्यास लेने के लिए विवश कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो हैदर अली बाद में हस्तक्षेप राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है। तो फिर इन्होंने उसका संन्यास ले लिया उस चीज़ से। फिर इसके बाद डिंडीगुल में ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से, देखिए फ्रांसीसियों का सहयोग रहेगा, 1755 ईस्वी की बात है, एक शस्त्रागार की स्थापना करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट आता है, क्वेश्चन आया हुआ है MPSC और UP PCS वगैरह में। ठीक है। अब आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली जो है वो उसके और अंग्रेजों के बीच में होगा। ठीक है ना। मराठे और निज़ाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाते हैं ये। ठीक है ना। और निज़ाम जो है हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजी की ओर हो जाता है। ठीक है। जो निज़ाम है वो हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजी की ओर हो गए। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, समस्याएं आई, लेकिन हैदर ने क्या है ना कि हैदर बहुत योद्धा टाइप का व्यक्ति था। ठीक है ना, तो उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है ना। उसने प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को फिर भी पराजित किया। ठीक है ना, और मद्रास तक पीछे ढकेल दिया। और फिर अब 1769 में अंग्रेज क्या है, बदमाश थे। वो क्या करते थे कि जब उनको लगता था कि हम हार रहे हैं तो फिर वो संधि पे उतर आते थे। तो उन्होंने मद्रास की संधि कर ली। ठीक है। 1769 की बात है, 69 की बात है। ठीक है। अब इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी मतलब कुल मिला के इसमें देखा जाए तो जीत हुई किसकी, हैदर अली की। द्वितीय की बात आती है, हैदर ने निज़ाम मराठों के अंग्रेजों के बीच फिर से संधि कर ली। ठीक है ना। और अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर अधिकार कर लिया, जो कि हैदर के लिए खुली चुनौती थी। ठीक है ना। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी। ठीक है। अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब जनरल बेली की बात आती है यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जनरल बेली, ठीक है ना, ये जनरल बेली, इनका संबंध किससे है, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर से है। कभी आएगा कि अर्काट किसको पराजित किया और क्या, तो ये सब चीज़ें आपके वहाँ पे तब काम में आने वाली है। फिर इसके बाद है, अब 1781 में आयरकूट आ गए। ठीक है ना। आयरकूट आए, हैदर का सामना उनसे होता है। ठीक है ना, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। ठीक है ना। आयरकूट ये वही है जो फिर आगे अभी ये देखिएगा 1700, मतलब इसमें आगे योगदान इसका आएगा।
आयरकूट ने पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन उस पर कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। ठीक है, आयरकूट जीत तो गया, लेकिन पोर्टानोवा का युद्ध, अब पोर्टानोवा का युद्ध कभी आता है तो हैदर अली और जो है तो आयरकूट के बीच में हुआ। आयरकूट को वारेन हेस्टिंग ने भेजा था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अब इसके लिए मंगलोर की संधि होती है। ठीक है ना, समय जो है वो 1784 ईस्वी की बात है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टीपू सुल्तान। अब इसमें क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये जो द्वितीय आंग्ल, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा, ठीक है ना, वो 1782-1799 टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड है। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। वह भी दूरदर्शिता में आगे था। ठीक है ना, एक अच्छा योग्य पढ़ा लिखा योग्य शासक था। ठीक है ना, तो उसने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है ना, जबकि इसके पहले उसके पिता हैदर अली ने ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने और क्या क्या किया। तो टीपू ने जो है श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को पुनर्निर्माण हेतु धन दिया। ठीक है ना, आमतौर पर टीपू सुल्तान के ऊपर धार्मिक असहिष्णु होने के आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में उन्होंने पुनर्निर्माण हेतु, जैसे आपने आपको बताया कि वो एक सहिष्णु शासक था। ठीक है, वह प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से वह प्रभावित था। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका वह सदस्य बना। ठीक है, मैसूर की मैत्री का प्रतीक, फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक, ठीक है, फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने लगवाया। ठीक है, इसके अलावा नौसेना बोर्ड का एक गठन किया। ठीक है, गुमास्तों की नियुक्ति की और उसको साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। कभी आ जाए कि सीधा साधा दैत्य के रूप में किसको जानते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं, टीपू सुल्तान। ठीक है, इसके अतिरिक्त आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है उसमें यह देखना है कि कौन कौन सी संधियाँ होती हैं। तो पहले में आपने देखा मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मैंगलोर की संधि होती है। ठीक है, जो कि 1784 में हुई, और श्रीरंगपट्टनम की जो हुई वो 1792 में हुई। ठीक है ना, और चौथे में कोई संधि नहीं हुई क्योंकि टीपू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि ये जो वायसराय वगैरह थे या उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, वो कौन कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग 2 गवर्नर जनरल उस समय थे। इसके अलावा कार्नवालिस और वेलेजली चौथे में। तो इस प्रकार से ये था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये पहले तो जो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण होता है। ठीक है ना, फिर इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ, तो इसमें मिडोज था। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो था वो कार्नवालिस था। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देखिएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या हुआ। तो जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस का कथन था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ये बात टीपू की मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह कार्नवालिस का महत्वपूर्ण कथन था। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में टीपू ने प्रयास किया। नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना में देखिए वेलेजली तो था ही, हैरिस, स्टुअर्ट, ये सब ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैसूर को जीत लिया था। इसकी खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्सिस्ट की उपाधि दी गई। थोड़े ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही वेलेजली ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये था। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि पंजाब में क्या हुआ। तो पंजाब में मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। मुगल काल में क्या राजधानी थी? तो लाहौर थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गोविंद सिंह जी जो आप जानते हैं 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, 1699 में खालसा की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, और इस खालसा की स्थापना के बाद उन्होंने यह कह दिया कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, पुस्तक, वही अब धर्मगुरु का स्थान लेगी। मतलब अब उन्होंने यह बोला कि कोई भी और ऐसी पुस्तक, जो कोई भी ऐसा गुरु परंपरा अब आगे नहीं रहेगी।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। मैंने आपसे बताया था बंदा बहादुर ने उसके आगे का नेतृत्व को संभाला। बंदा बहादुर कभी 3 मार्क्स MPPSC पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव था, ठीक है। और सिखों के नेतृत्व किया उन्होंने, ठीक है। एक बाद में निपक्ष आंदोलन भी चलाएंगे, वो बाद में कहीं आएगा, वो मैं तब आपको बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप ये जानिए लक्ष्मण देव था, ठीक है। और फर्रुखसियर से जो अभी मृत्यु वगैरह का जो अभी थोड़ी देर पहले आया था वो था, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई, कैसे और किसके उसमें हुई, तो ये आपने देखा था, ठीक है। और जो फर्रुखसियर था। अब बंदा बहादुर को उसके शिष्य क्या क्या बोलते थे? तो सच्चा बादशाह बोलते थे, सच्चा सम्राट कहते थे। फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या, ये देखिए फर्रुखसियर द्वारा आया, अगला फैक्ट आया, बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या कर दी गई, लिखा भी है आगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके आगे के कुछ फैक्ट्स भी देख लीजिए। फर्रुखसियर की मृत्यु और मोहम्मद शाह के समय पंजाब पर नादिर शाह के आक्रमण ने सिखों को एक बार फिर अपने को संगठित करने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। और अब ये देख लीजिएगा इस फैक्ट को, अगर लगता है आपके काम का। अब यहाँ पे कुछ और हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अब जकारिया खान का नाम आता है बीच में, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जकारिया खान यहाँ से 1726 ईस्वी में पंजाब में नियुक्त मुगल सूबेदार जकारिया खान, ठीक है। पंजाब में जकारिया खान को नियुक्त, तो सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव किया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि कपूर सिंह का नाम आता है, ठीक है। क्या हुआ कि जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी गई। किसने दिया? देखिए यहाँ पे जकारिया खान देता है, किसको देता है? कपूर सिंह को देता है। कपूर सिंह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक अभी आगे फैक्ट आएगा जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फैक्ट है और अक्सर उससे बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो कपूर सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कपूर सिंह को अभी जैसे बताया आपको कि जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। कालांतर में कपूर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब के सिख कृषक जो कि पृथक पृथक जत्थों में बटे थे को संगठित एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के नाम से अस्तित्व है। खालसा पंथ की बात आती है तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह लगाइएगा। अगर खालसा दल की बात आती है तो वह कपूर सिंह को आप नाम आएगा। खालसा दल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब क्या है आगे देखिएगा, क्योंकि सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित जो दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। कपूर सिंह जो खालसा दल की स्थापना करते हैं, उसके बाद इसको जो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं वो जस्सा सिंह अहलूवालिया करते हैं, ठीक है ना। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में या जत्थों में विभाजित हो गया, जो स्वतंत्र मिसल, ठीक है ना, ये हुआ। और इसके बाद प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम और निशान होता था, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद देखिए इसके आगे है कि दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1753 ईस्वी में राखी प्रथा प्रारंभ की। राखी प्रथा का जो प्रारंभ था वो किसने किया, ठीक है। तो राखी प्रथा का जो प्रारंभ किया वो दल खालसा ने किया था। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। दल खालसा ने राखी प्रथा प्रारंभ की। राखी प्रथा का मतलब ये था एक प्रकार से उसको संरक्षण देने की, जैसे रक्षाबंधन का आप त्यौहार मनाते हैं तो भाई जो है बहन की रक्षा का वचन देते हैं, उसी प्रकार से ये राखी प्रथा इस प्रकार का था कि प्रत्येक गांव से उपज का वो 1/5 भाग ले लेते थे और बदले में उसकी सुरक्षा का वो प्रबंध करते थे, ठीक है। स्वतंत्र 12 मिसलें जो थी उसमें से मेन जो 2-3 थी वो आप जान लीजिए। एक तो अहलूवालिया मिसल थी, सुकर चकिया मिसल थी, ठीक है ना। अहलूवालिया मिसल के ही जस्सा सिंह थे, ठीक है। सुकर चकिया के जो हैं वो चरत सिंह थे, बाद में रणजीत सिंह भी आएंगे, ठीक है। सिंहपुरिया जो मिसल है उसके नवाब कपूर सिंह थे, ठीक है। भंगी मिसल थी, फुलकिया मिसल थी, रामगढ़िया मिसल थी, कन्हैया मिसल थी, शहीदी मिसल थी, नकई मिसल थी, बुले वालिया मिसल थी, निशान वालिया मिसल थी और करोड़ खिदियाँ मिसल थी। तो ये नाम है, इनके आगे लिखा भी हुआ है कि इसके कौन वो थे, तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद है अहलूवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह को सुल्तान कौम की उपाधि मिली थी। सुल्तान कौम की उपाधि जस्सा सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर फुलकिया मिसल का भी नाम थोड़ा सा आता है। पंजाब में पटियाला, नाभा और जींद रजवाड़ों की स्थापना जो है वो फुलकिया मिसल द्वारा की गई थी, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स नहीं है। सुल्तान कौम जो है वो बस महत्वपूर्ण है, उसको हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद आगे अगले पेज में पहुंचते हैं, ठीक है, जहां हम ये देखते हैं कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को जाता है। सुकर चकिया मिसल में ही रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है।
अब इसमें देखिए फिर से इसके आगे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जैसे देग है, तेग है, फतेह है, मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के प्रचलन करवाए। जैसे अगर अब किसी प्रश्न में आए कि भाई जो मिसलों में जो प्रसिद्ध या जो वो था, ठीक है, शब्द थे देग तेग फतेह, ये सब किस लिए थे, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये सिक्के थे, ठीक है। आमतौर पे इसमें नहीं जाता ध्यान, ठीक है ना, कि ये क्या थे, तो आप इसको लिख सकते हैं सिक्के थे, ठीक है। अब इसके बाद शुकर मिसल महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो महासिंह था, और ठीक है, और उनका जो क्षेत्र था रावी और चिनाब के बीच में था, ठीक है। इसके बाद है रणजीत सिंह और पंजाब। इस बारे में रणजीत सिंह ने क्या क्या काम किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए, ठीक है। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, ठीक है, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अब इसके बाद देखिए फिर आता है कि 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की। किसने की, रणजीत सिंह ने की, ठीक है, रणजीत सिंह ने की, 1809 ईस्वी में किया है, लॉर्ड मिंटो के दूत, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ से, ठीक है, ये संधि की। इसके अलावा है अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्व तट तक विस्तार को सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त है 1818 में मुल्तान। अब ये देखिए उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे फैक्ट्स के रूप में आ सकता है। बाकी रणजीत सिंह के बारे में कभी मेंस में किसी भी आयोग ने पूछ लिया तो आप इसमें फैक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं कि उन्होंने 1818 में मुल्तान में, ठीक है ना, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर पर अधिकार किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर से और चीज़ें हैं, लेकिन ये काम का नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 1809 में शाह शुजा अब्दाली का पौत्र, जिसको उसके भाई ने पदस्थ कर दिया था और लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, रणजीत सिंह ने उसे पुनः सत्तासीन करने में सहायता दी। राजा, ठीक है, राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से भी वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ, शाह शुजा से हुआ, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था किसको, राजा रणजीत सिंह को। ये ध्यान रखिएगा, जिसे नादिर शाह लेके चला गया था। फिर इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आपको लगता है कुछ तो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। एक जैसे त्रिपक्षीय संधि की बात कर रहा है, अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल का शासक बनाया। तभी एक त्रिपक्षीय संधि शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज में हुई तथा, तो ठीक है, एक ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ठीक है, जो 1833 में शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों में, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। अब इसके बाद अगले फैक्ट्स में पहुंचते हैं कि रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वो कैसा था। महान विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे, ठीक है, और यूरोपियन प्रशिक्षक जो थे अलार्ड थे, बेंटुस थे, कोर्ट अविटेविल थे के सहयोग से एक ऐसी सेना का गठन किया जिसे यूरोपीय सैनिक अधिकारी के साथ साथ गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरे, पंजाबी, मुसलमान आदि सब शामिल थे। इनकी सेना को फौज ए आइन कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनकी सेना को फौज ए आइन के नाम से जाना जाता था। लाहौर, रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला, ठीक है ना, तो एक ये फैक्ट भी है, लाहौर में इन्होंने तोप निर्माण का कारखाना भी खोला था, तो ये भी एक है। इसके अलावा राज्य को, इनके राज्य को, ठीक है ना, सरकार ए खालसा का नाम भी दिया जाता था इनके राज्य को। इसके अलावा रणजीत सिंह ने सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हर सिंह नावला दीनानाथ वित्त मंत्री थे, फ़कीर अजीमुद्दीन विदेश मंत्री थे, ठीक है। कारदार नाम का एक अधिकारी शासन की ओर से राजस्व संग्रह करता, खजांची, लेखाकार, मजिस्ट्रेट, उत्पाद, सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों में सामान्य परिवेशन का कार्य करता था। राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था, 4 सूबों में विभाजित था। 4 सूबों में कौन कौन था, ठीक है ना, तो एक लाहौर, ठीक है, एक मुल्तान, ठीक है, एक तीसरा कश्मीर और जो चौथा है वो है पेशावर। तो ये 4 प्रकार के वो थे। सूबे का जो मुख्य अधिकारी था उसको नाजिम कहा जाता था, सूबे का जो मुख्य अधिकारी था उसको नाजिम कहा जाता था। इसके अतिरिक्त है इनकी जो फौज सेना थी, सेना के 2 भाग थे क्रमशः, ठीक है ना, तो एक फौज आम थी, ठीक है, और एक जो है वो फौज खास थी। ये 2 प्रकार के इसमें सेना का वर्गीकरण में 2 था। और रणजीत सिंह की जो सर्वोच्च अदालत थी उसका नाम इन्होंने अदालत आला रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
रणजीत सिंह ने भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना, इसलिए भी इनका नाम बहुत जाना जाता था। इनके उत्तराधिकारियों में खड़क सिंह थे, ठीक है। अब इसमें देखिए 1847 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजमाता झिंझन के संरक्षण और प्रतिशासन में सिंहासन रूढ़ हुए। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845-46 के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार करके लिया था, ठीक है। फिर है अंग्रेजी सेना के सर ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया, ठीक है। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह ओलीवाल सोबराव से पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। लाहौर की संधि जो होती है वो 9 मार्च 1846 को संपन्न हुई, ठीक है। अब इसमें कुछ शर्तें थी, ठीक है, वो शर्तें भी आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कि सिखों को सतलज नदी के दक्षिणी और सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना थोपा गया, ठीक है। सिख सेना में कटौती कर सेना को 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक ही सीमित कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये किया गया और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त कर दिया गया। ये लाहौर की संधि थी, ठीक है, लाहौर की संधि की बात चल रही है जो कि 1846 में हुई थी। अब इसके बाद देखिए संधि के बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा झिंझन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान किया। 16 दिसंबर 1846 को संपन्न एक अन्य संधि भैरववाल की संधि हुई है, ठीक है ना, जिसकी शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंप महारानी झिंदन को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। इस संरक्षण समिति का अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि एक भैरववाल की संधि होती है, संधियों इस भैरववाल की संधि के तहत, ठीक है, क्योंकि ये लाहौर की जो संधि थी वो अस्थायी थी, ये लाहौर की संधि क्या थी, अस्थायी थी। हेनरी ने राजमाता झिंझन और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर पद से हटा दिया। उसके बाद एक अन्य संधि भैरववाल की संधि होती है जिसमें जो झिंदन है उनको यहाँ से बाहर भेज दिया गया, शेखपुरा भेज दिया गया और वहाँ पे 48,000 उनको पेंशन दिया गया, ठीक है, वार्षिक पेंशन, और 8 सिख सरदारों की एक परिषद बना दी गई, ठीक है, दिलीप सिंह के वयस्क होने तक बना दी गई और वो दे दिया गया और उसके संरक्षण अध्यक्ष जो उसको बनाया गया हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। चिलियावाला का युद्ध एक है, ये है 1849 को लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। इसके अलावा जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1848-1849 में होता है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी ने चिलियावाला युद्ध के परिणाम के बारे में कहा था कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। 1849 ईस्वी को गुजरात युद्ध में बुरी तरह पराजित किया गया। ये किसकी बात कह रहे हैं, तो ये इस युद्ध के बाद डलहौजी ने लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को गुजरात के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया, ठीक है। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए फिर से आगे, दिलीप सिंह अंग्रेजों से 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन लेकर के रानी झिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को सुपुर्द कर दिया गया। बंगाल की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां, ध्यान रखिएगा इसी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हुआ था वहाँ पे। मुर्शीद कुली खां ने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित करी थी, ठीक है। इसके बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नई भूजल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकाबी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, ठीक है। बंगाल में कुलीन वर्ग का जनक जो है वो माना जाता है मुर्शीद कुली खां को। अब इसके बाद आइए, तो अब मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां का नाम आएगा। अलीवर्दी खां के नेतृत्व में, अब देखिए अलीवर्दी खां के लिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सुजाउद्दीन बना। देखिए मुर्शीद कुली की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन अगला बनता है, ठीक है ना। इसके बाद अलीवर्दी खां को 1739 में बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया गया। 1740 में ये आ जाएगा बन के कौन, अलीवर्दी, क्योंकि अलीवर्दी खां के नेतृत्व में एक क्रांति हो गई थी। कारण ये था कि यह किस पद पर था, नायब नाजिम, ये देखिए पद पर नियुक्त था, सुजाउद्दीन ने करा था। इसी समय सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन के बाद जो है वो सरफराज बन जाता है,
यहाँ पे देखिए सरफराज जब बनेगा, इसी सरफराज के समय क्रांति कर देगा कौन, अलीवर्दी खां, और यही अलीवर्दी खां जब क्रांति कर देगा, ठीक है, शामिल कौन कौन होगा, तो एक तो ये हाजी अहमद शामिल होगा, जगत सेठ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या क्या होगा कि क्रांति होगी तो गिरिया का युद्ध होगा। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज को बुरी तरह ये पराजित कर देगा क्योंकि योद्धा था, और उसके बाद यह अगला नवाब बन जाएगा। 1740 से 1756 तक ये अगले नवाब रहता है, ठीक है। 8 वर्ष तक शासन बंगाल मराठा आक्रमण को उस समय विराम मिला जब 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने मराठों से एक संधि कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद अलीवर्दी एक क्या है, योग्य शासक था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अलीवर्दी खां के शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेज ने कलकत्ता की किलेबंदी आरंभ की। दूसरी ओर मराठा आक्रमण ने भी इस समय नवाब को तंग किया। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था, ठीक है, अलीवर्दी खां ने दिल्ली को कर नहीं भेजा, ये भी एक फैक्ट है कि इसने नहीं भेजा था वहाँ पे। और इसके बाद देखिए क्या है कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाएगा तो काट काट कर मार डालेंगी। उसने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की है। उसका नाती जो था सिराजुद्दौला था, जो कि उसके बाद आता है। अब देखिए ये पूरा फैक्ट है। आप इसको वीडियो को मैं ऐसे बना दिया हूँ जिस प्रकार से, आप इसको देख लीजिएगा पूरे फैक्टों को। सारे फैक्ट लगभग एक जगह हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा जूम करके। जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सारे फैक्ट्स लगभग उसी के हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन फ्रॉम टेबल मैंने लिख भी दिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन है, जिसको हम आगे देखेंगे।